फोकसुंडो झील की फुसफुसाहट। नेपाल के एक छोटे से शहर में रहने वाला सुरेश एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। दिन में वो एक आईटी कंपनी में काम करता था, कोड लिखता, बग ठीक करता और मशीनों के साथ घंटों बिताता। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अलग ही दुनिया बसती थी, पहाड़ों की, जंगलों की और रोमांच की। सुरेश को बचपन से ही ट्रैकिंग का शौक था। वो अक्सर इंटरनेट पर नई नई जगहों के बारे में पढ़ता और यूट्यूब पर एडवेंचर वीडियोस देखता। उसकी नज़र हमेशा एक खास जगह पर जाकर रुक जाती थी, शे फोकसुंडो झील। नीले पानी की वो झील, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और घने जंगल, जैसे किसी सपने की दुनिया हो। एक दिन उसने फैसला कर लिया, अब और इंतजार नहीं, इस बार मैं अकेले ही फोकसुंडो जाऊंगा। सुरेश ने अपनी छुट्टियां ली और ट्रैक की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक मजबूत टेंट, टॉर्च, खाने का सामान और ज़रूरी चीज़ें अपने बैग में रखीं। उसके दोस्तों ने उसे रोका भी, अकेले जाना ठीक नहीं है, वहाँ बहुत सुनसान जगह है। लेकिन सुरेश हंसते हुए कहा, यही तो मज़ा है, डर के आगे ही असली एडवेंचर है। कुछ ही दिनों में वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए वो उस जगह के करीब पहुंच रहा था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, प्रकृति की खूबसूरती और भी गहरी होती जा रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और हरियाली, सब कुछ उसे किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। रास्ते में उसे कुछ स्थानीय लोग मिले जिन्होंने उसे चेतावनी दी, रात को जंगल में मत रुकना, यहाँ अजीब आवाजें आती हैं। सुरेश ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। कई घंटों की कठिन ट्रैकिंग के बाद आखिरकार सुरेश फोकसुंडो झील के पास पहुंच गया। वो दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गई। नीला साफ पानी जिसमें पहाड़ों की परछाई साफ दिख रही थी। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। वो बहुत खुश था, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। सुरेश ने झील के किनारे अपना टेंट लगा लिया और खाना खाकर आराम करने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और दूर कहीं पानी की हल्की हल्की लहरें। वो अपने स्लीपिंग बैग में घुसकर सो गया। रात के करीब 12 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, सुरेश। वो चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद हवा की आवाज होगी, और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, सुरेश यहां मत रहो। अब उसकी धड़कन तेज हो गई। वो उठकर बैठ गया और टेंट के बाहर झांकने लगा। बाहर घना अंधेरा था। चांद की हल्की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। तभी उसने देखा, दूर एक पेड़ के पास कोई साया खड़ा था। सुरेश की सांसें रुक गईं। वो साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई इंसान हो, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने टॉर्च उठाई और उस तरफ रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वो साया गायब हो गया। ये क्या था? उसने खुद से पूछा। अब सुरेश को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे अपने टेंट के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके टेंट के चारों तरफ घूम रहा हो। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद टेंट की चेन धीरे धीरे हिलने लगी। सुरेश के हाथ कांपने लगे। वो चुपचाप बैठा रहा, सांस भी रोक ली। फिर एक बहुत ही धीमी आवाज आई, बाहर आओ। अब वो पूरी तरह डर चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर टेंट का जिप थोड़ा सा खोला और बाहर देखा। वो साया अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। इस बार वो साफ दिख रहा था, एक इंसान जैसा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे कोई परछाई हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सुरेश ने बिना सोचे समझे टेंट से बाहर निकलकर भागना शुरू कर दिया। अंधेरे में वो पत्थरों और पेड़ों से टकराता हुआ भाग रहा था। पीछे से उसे वही फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, तुम यहां क्यों आए? भागते भागते वो एक जगह पहुंचा जहां उसे कुछ पुराने पत्थर दिखे, जैसे कोई पुरानी कब्रें हों।
अचानक उसे याद आया, रास्ते में एक बुजुर्ग ने कहा था, वहां एक पुराना शापित इलाका है जहां आत्माएं भटकती हैं। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा। वो साया अब उसके बहुत करीब था। इस बार उसने साफ सुना, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। अचानक चारों तरफ कई साए दिखाई देने लगे। अचानक उसकी आंख खुली। वो अपने टेंट के अंदर था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। वो पसीने से भीगा हुआ था। क्या ये सब सपना था? उसने सोचा। वो बाहर निकला और चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। टेंट के चारों तरफ पैरों के निशान थे, जो इंसानों जैसे नहीं थे। सुरेश तुरंत वहां से निकल गया। उसने वापस शहर लौटकर कभी भी उस जगह के बारे में बात नहीं की। लेकिन आज भी जब रात को वो अकेला होता है, उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, सुरेश वापस आओ। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी ट्रैकिंग नहीं की। पहाड़ों से प्यार करने वाला लड़का अब उनसे डरने लगा था, क्योंकि उसने वहां कुछ ऐसा देखा था जो इंसानों की दुनिया का नहीं था। क्या सच में वो सिर्फ एक सपना था, या फोकसुंडो झील आज भी किसी का इंतजार कर रही है? जंगल का सन्नाटा। आखिरी रात। नेपाल के एक व्यस्त शहर में रहने वाले 4 दोस्त श्याम, हरि, नीता और रीतू हमेशा अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक रोमांच की आग जलती रहती थी। एक दिन श्याम ने कहा, यार हम सब बस काम और मोबाइल में ही खो गए हैं, चलो कहीं दूर गांव चलते हैं, जंगल में कैंप करते हैं। हरि ने तुरंत हाँ भर दी, और इस बार होटल नहीं, टेंट में रहेंगे। नीता और रीतू भी उत्साहित हो गईं। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना प्लान बना लिया, नेपाल के एक दूर दराज गांव के पास घने जंगल में कैंपिंग। चारों दोस्त शहर की भीड़ भाड़ से दूर निकल पड़े। बस से उतरने के बाद उन्हें पैदल चलकर गांव तक पहुंचना था। रास्ता बेहद खूबसूरत था, चारों तरफ पहाड़, हरे भरे पेड़ और ठंडी हवा। रीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जगह तो किसी फिल्म जैसी लग रही है। लेकिन रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उन्हें अजीब नजरों से देखा और कहा, जंगल में रात मत बिताना, वहां कोई रहता है। श्याम हंस पड़ा, अंकल ये 2026 है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बूढ़ा चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शाम तक वे गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गए। उन्होंने 2 टेंट लगाए, एक में श्याम और हरि, दूसरे में नीता और रीतू। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों दोस्त आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। रात करीब 11 बजे जब वे सोने जा रहे थे, अचानक जंगल में कहीं से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। नीता डर गई। तुमने सुना? हरि बोला, शायद कोई जानवर होगा। सभी अपने अपने टेंट में सो गए, लेकिन आधी रात को रीतू की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके टेंट के बाहर चल रहा हो। उसने धीरे से नीता को जगाया। कोई बाहर है। दोनों चुपचाप सुनने लगी। नीता ने हिम्मत करके टेंट का जिप थोड़ा सा खोला और बाहर देखा। उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। एक लंबा काला साया पेड़ों के बीच खड़ा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा और पतला। नीता की चीख सुनकर श्याम और हरि भी अपने टेंट से बाहर आ गए। क्या हुआ? श्याम ने पूछा। नीता कांपते हुए बोली, वहां कोई खड़ा है। सब ने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हरि ने टॉर्च चलाई और जमीन पर रोशनी डाली। वहां अजीब तरह के पैरों के निशान थे, जो इंसानों जैसे नहीं थे और बहुत बड़े थे। अब चारों दोस्त डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे, लेकिन रात अभी बाकी थी। कुछ देर बाद उन्हें फिर आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ। इस बार आवाज बहुत साफ थी। रीतू रोने लगी, ये कोई इंसान नहीं है। अचानक उनका टेंट जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे खींच रहा हो। श्याम और हरि बाहर निकलने ही वाले थे कि टेंट की चेन अपने आप खुल गई।
बाहर वही साया खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और साए खड़े थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। एक आवाज आई, ये हमारी जगह है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। चारों दोस्त डर से जम गए। शाम ने चिल्लाकर कहा, भागो। चारों जंगल में भागने लगे। पीछे से उन्हें कदमों की आवाज और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तुम बच नहीं सकते। भागते भागते अचानक रीतू गिर गई। जब बाकी तीनों पीछे मुड़े, रीतू वहां नहीं थी। रीतू! उन्होंने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे सुबह होने लगी। शाम, हरी और नीता किसी तरह जंगल से बाहर निकले। वे गांव पहुंचे और लोगों को सारी बात बताई। गांव वालों ने कहा, वो जंगल शापित है, वहां जो जाता है वो कभी पूरा वापस नहीं आता। तीनों दोस्त शहर लौट आए, लेकिन रीतू कभी नहीं मिली। आज भी जब वे रात को अकेले होते हैं, उन्हें वही आवाज सुनाई देती है, एक कभी बाकी है। क्या सच में वो जंगल शापित था, या वहां कुछ ऐसा था जो इंसानों को कभी जाने नहीं देता?